हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में बताऊंगी मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। पिछली वीडियो में मैंने आपको दो मानवीय संसाधनों के बारे में कवर किया था। पहला था प्रधानाध्यापक और दूसरा था शिक्षक। आज मैं आपको बताऊंगी छात्र और समुदाय के बारे में। इसमें जो कौन कौन सी समितियाँ आती हैं, जैसे ग्राम शिक्षा समिति हो गया, शिक्षक अभिभावक समिति या संघ एंड शिक्षक छात्र संघ, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पिछला पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो को ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पिछली क्लासेज आप ज़रूर देखें, जो शैक्षिक प्रबंधन जो मैंने स्टार्टिंग से आपके हर एक टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, तो आपके जो जो मानवीय संसाधनों का जो क्रम चल रहा था, थर्ड और फोर्थ आपके बचे हुए थे, आज मैं उनके बारे में आपको बताऊँगी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं। छात्र एक कैसा है मानवीय संसाधन है। मैंने आपको मानवीय संसाधन के अंग के बारे में बताया था, कितने प्रकार होते हैं मानवीय संसाधन में। 4 होते हैं। कौन कौन से? प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और समुदाय। समुदाय में ही आपकी ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ आपके आ जाते हैं। तो छात्र क्या है? विद्यालय के मानवीय संसाधनों का जो तीसरा आधार स्तंभ है, उस विद्यालय के बालक एवं छात्र होते हैं। पहला आपका प्रधानाध्यापक, दूसरा शिक्षक, तीसरा हो गया आपका छात्र या बालक। विद्यालयों में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में जो भी प्रबंधन होते हैं वह छात्रों के ही केंद्र मानकर किए जाते हैं। छात्र भी शिष्य का ही पर्याय है, जो गुरु के गुणों को धारण करके उसकी रक्षा करता है। छात्र को विद्यार्थी तथा शिष्य भी कहा जाता है। बिल्कुल, यद्यपि शिष्य का आशय अनेक अर्थों में लिया जाता है, तथापि शिष्य शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, जो वास्तविक रूप से गुरु शिष्य संबंध को प्रकट करता है। छात्र कैसा है? तीसरा स्तंभ माना जाता है। और ये कैसा होता है? शिक्षक और छात्र यानी कि गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है उसको प्रकट करता है। छात्र को हम शिष्य भी बोल सकते हैं, बालक भी बोल सकते हैं और छात्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में 3 घटक शिक्षक, छात्र और पाठ्यपुस्तक होते हैं। ये आपने जब शिक्षण के घटक पढ़े होंगे तब आपको पता चला होगा कि शिक्षण प्रक्रिया में 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम। ठीक है, शिक्षक का मुख्य कार्य होता है पाठ्य वस्तु को छात्रों को प्रदान करना, और छात्र का कार्य क्या होता है? पाठ्य वस्तु को सीखना या अर्जित करना। शिक्षण की जो 3 घटक होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्य वस्तु, उसमें शिक्षक का काम क्या होता है? उस पाठ्य वस्तु को प्रोवाइड करना छात्रों को, और छात्रों का काम क्या हो जाता है? उसे सीखना या ग्रहण करना। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों एवं शिक्षकों की विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। जो भी शिक्षण की जो प्रक्रिया चलती है उसमें छात्रों एवं शिक्षकों को क्या होता है? बहुत सारी जो मेन जो भूमिकाएं होती हैं उनको निभाना पड़ता है, उनका निर्वहन करना पड़ता है। अब देख लेते हैं कि वर्तमान में शिष्य का आचरण जो है वो कैसा है और कैसा होना चाहिए। ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर आधुनिक बनने की होड़ में युवा वर्ग गुरुजनों, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन और उनकी उपेक्षा करने में गौरव का अनुभव करने लगा है। इसी का परिणाम है कि युवा वर्ग में निराशा, कर्तव्य के प्रति उपेक्षा, अवहेलना आदि प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि जो पहले की जो सभ्यता थी उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन जब से अब की जो आधुनिक काल की जो सभ्यता है इसमें क्या होगा? युवा वर्ग क्या हो गए हैं? ना तो अपने माता पिता का सम्मान करते, ना तो गुरुजनों का सम्मान करते, उनकी बात का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। और क्या करते हैं? इसी को सोचते हैं कि हम ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। यह अवगुण हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि जो भी उल्लंघन करते हैं या माता पिता की बात नहीं मानते, गुरुजनों की बात नहीं मानते, तो ये अपनी जो भारत की जो संस्कृति है या जो परंपरा चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, इसके विपरीत ही। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है वो हमारी कहती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। जबकि आज के युवा वर्ग ऐसा कुछ करते नहीं है, तो ये क्या उसके अनुरूप नहीं है। छात्रों का यह गुण विदेशी संस्कृतियों की देन है। बिल्कुल, विदेशों में ऐसा ही होता है। भारतीय साहित्य में गुरु के आदेशों एवं शिष्य के आचरणों की जितनी विशद विवेचना की गई है अन्य किसी देश के साहित्य में उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल से आज तक के साहित्य में गुरु के आदर्शों एवं शिष्य के आचरणों को शिक्षा प्रक्रिया में महत्व दिया गया है। इस संदेह नहीं है इसमें कि छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है और छात्र अपनी सीमाओं का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन भी कर रहे हैं। परंतु छात्रों में अपने शिक्षा के प्रति आदर सम्मान भाव आज भी दिखाई देता है।
ये नहीं है कि वो कुछ करते नहीं हैं। कहीं ना कहीं एक सम्मान, प्रेम, लगाव जो शिक्षक का के प्रति छात्रों का होता है, वो कहीं ना कहीं अभी भी अपनी भारतीय संस्कृति में बना हुआ है। तो आपका ये जो शिष्य या छात्र के बारे में था वो मैंने आपको कवर करिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि समुदाय के बारे में क्या कैसा होना। मानवीय संसाधन के अंतर्गत एक आपका समुदाय भी आता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया 4 होते हैं: मानवीय संसाधन, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और समुदाय। तो अब समुदाय के बारे में देख लेते हैं। आदिकाल में मानव के विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बच्चे के माता पिता ही उसके शिक्षक होते थे और परिवार का आचार विचार ही शिक्षा का पाठ्यक्रम होता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे मानव की आवश्यकताएं बदलती गईं और समाज का विकास होता चला गया। ज्ञान का सागर भी क्या होता है, बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप मानव को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास आश्रम में जाना पड़ा और धीरे धीरे सभ्यता का विकास और अधिक विकसित होता गया और आश्रम के स्थान पर विद्यालयों का स्वरूप सामने आया। पहले क्या था कि पहले विद्यालय जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी। घर पर ही शिक्षा माता पिता अपने बच्चों को देते थे और जो घर की जो रीति रिवाज परंपरा थी उसी को हम लोग क्या मान लेते थे कि पहले की शिक्षा ही है, यही हमारी क्या होती, शिक्षा होती। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता बदलती गई, मानव धीरे धीरे बढ़ा गया, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे उनको क्या किया गया, हमारे समाज में क्या हुआ, परिवर्तन होता चला गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, सभ्यता का जब विकास हुआ तो हमारी जो भारतीय सभ्यता है और विकसित हुई। तो क्या हुआ, उन आश्रम की जगह पर क्या किया गया, विद्यालयों को खोला गया। बच्चों का आरंभिक विकास घर के वातावरण से प्रभावित होता है, लेकिन विद्यालय जाने के बाद बालक के विकास में घर, विद्यालय तथा समुदाय तीनों की क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब जब आश्रम की जगह विद्यालय बन गए तो क्या हुआ कि जो बच्चों का जो विकास होता है वो घर का वातावरण भी डिपेंड करता है। और क्या होता है, समुदाय कैसा है, घर कैसा है, विद्यालय कैसा है, इन जो सभी जो बालक के जो विकास में घर, विद्यालय और समुदाय का क्या हो जाती है, तीनों की बहुत ज़्यादा ही भूमिका हो जाती है किसके, बालक या छात्र के विकास में। विद्यालय में प्रवेश से पूर्व बच्चा अपने परिवार से अनौपचारिक रूप से अनेक अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षक बच्चे की क्या होती है, माँ होती है। आपको एनसीएफ में बोला गया है कि जो प्राथमिक जो आपकी एजेंसी होती है वो कौन सी होती है, परिवार। यानी कि फर्स्ट एजेंसी किसकी होती है, परिवार। परिवार में जो सबसे पहला शिक्षक क्या होता है, वो माता ही होती है, यानी कि बच्चे की माँ ही होती है पहली गुरु। ठीक है, इसलिए बालक के जो विकास में है वो परिवार का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है बालक के विकास में। उसके साथ साथ आपका विद्यालय और समुदाय, इन तीनों की भी, घर, विद्यालय और समुदाय तीनों की क्या होती है, बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो बालक है जो विद्यालय आने से पहले क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनौपचारिक चीज़ें होती हैं जो वो खुद से ही क्या होता है, सीख जाता है। उनको उस चीज़ के बारे में उसको अनुभव पहले से ही होता है, क्योंकि वो घर से कुछ ना कुछ चीज़ें जो अनौपचारिक चीज़ें होती हैं उनको सीख जाता है। कैसे किसी से बात करना है, कैसे अपनी माँ के साथ वो मार्केट जाता है तो देखता है अच्छा ऐसे सब्जी ली जाती है, ऐसे खरीदा जाता है कोई सामान, उसके बाद पैसे दिए जाते हैं, अच्छा आलू कैसे तौलते हैं, मतलब सारी चीज़ें अनौपचारिक चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे क्या होते हैं, पहले से ही अपने परिवार या गुरुजनों, अपने परिवार या माता पिता के साथ जो मार्केट जाते हैं, कहीं जाते हैं, उन वहाँ से देखकर उन सारी चीज़ों को पहले से थोड़ा बहुत उन चीज़ों के बारे में क्या होता है, अनुभव होता है। इसीलिए जो माँ होती है बच्चे की पहली क्या होती है, शिक्षक मानी जाती है। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को विद्यालय में साफ सुथरा करके भेजना चाहिए। बोला गया है कि समुदाय में जो लोग रहते हैं उनके जो बच्चे होते हैं विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय भेजने से पहले बच्चों को साफ स्वच्छ करके ही विद्यालय भेजना चाहिए। बच्चों की छात्रवृत्ति का धन उनकी उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं, यहाँ पे शैक्षिक आप सही कर लीजिएगा, गणवेश आदि पर खर्च करना, यानी कि जो बच्चों को छात्रवृत्ति मिल गई आपने घर के काम में यूज कर लिया और बच्चों की छात्रवृत्ति उनकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी संबंधित चीज़ें हैं आपने उन पर खर्च नहीं किया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो उनकी जो भी छात्रवृत्ति, उनको शैक्षिक जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं उन पर ही आपको इन्वेस्ट करना है। अगला है विद्यालय की सफाई तथा रख रखाव में सहयोग करना चाहिए। अगला है शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए। जन समुदाय को विद्यालय में लगे हैंडपंप की देखभाल तथा विद्यालय के सुंदरीकरण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार आपका समुदाय भी समाप्त हो जाता है। अब मैंने आपको बता दें कि समुदाय में जैसे ग्राम शिक्षा समिति हो गई, शिक्षक छात्र संघ और शिक्षक अभिभावक संघ, तो इनके बारे में भी आपको मैं बता देती हूँ। देख लेते हैं ग्राम शिक्षा समिति क्या है। तो स्थायी नियम सन 1972 का
1972 में सन 1975 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। जब एक आपकी नरेंद्र देव समिति 1972 में बनी, उसका संशोधन किया गया। इसके लिए प्रत्येक ग्राम में ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई। ग्राम शिक्षा समिति की क्या होते हैं, इस प्रकार बनाई गई कि जो ग्राम शिक्षा समिति होती है, इसका जो प्रधान होता है, वो जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो आपका ग्राम प्रधान हो जाता है। कौन हो जाता है आपका, ग्राम प्रधान। अगला पॉइंट है बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 संरक्षक यानी कि अभिभावक, जिनमें एक महिला होती है, यह उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहला आपसे पूछे ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, ग्राम प्रधान। इसमें आपके 3 संरक्षक होते हैं, अभिभावक, जिनमें एक क्या होती है, महिला होती है, यह उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा क्या कहते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। अगला पॉइंट है बेसिक विद्यालयों का प्रधान अध्यापक, एक से अधिक विद्यालय होने पर वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक इस समिति का सदस्य सचिव होता है। पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम प्रधान। दूसरा प्रश्न आपको बनता है इसमें कितने लोग होते हैं, 3 होते हैं, 2 आपकी वो होगा, 1 महिला का होना आवश्यक है। तीसरा आपसे पॉइंट पूछा जाता है कि सचिव कौन होता है, तो आपका कौन सचिव हो जाता है, प्रधानाध्यापक। ऐसे 3 पॉइंट याद कीजिए, प्रधान, अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, सदस्यों की संख्या 3 में से 1 का महिला का होना आवश्यक है, सचिव कौन होता है, प्रधानाध्यापक। अगला है ग्राम शिक्षा समिति के कार्य कौन कौन से होते हैं। पहला है ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना करना, उनका प्रशासन और नियंत्रण और उनका प्रबंधक करना। इसका कार्य क्या होता है कि जो भी बेसिक स्कूल है उनकी स्थापना करना, उनका कार्य कैसा, उनका नियंत्रण करना और उनका प्रबंधन करना। दूसरा पॉइंट है बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार तथा सुधार के लिए योजना तैयार करना कि हम अपने जो बेसिक स्कूल है इनका विकास कैसे कर सकते हैं, इनका प्रचार करने के लिए और इनमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं। इन सब के लिए क्या करनी चाहिए, योजनाएं चलानी चाहिए। अगला है बेसिक स्कूलों एवं भवनों और उपस्कर के सुधार के लिए क्या है, जिला पंचायत समिति का सुझाव देना चाहिए। अगला पॉइंट है विद्यालय भवन निर्माण, रख रखाव, मरम्मत से सहयोग करने तथा नवीन भवनों का निर्माण करना। विद्यालय संबंधी जो भी चीज़ आती हैं उनका नवीकरण करना, उनका सौंदर्यीकरण करना, जो भी उसमें मरम्मत है की ज़रूरत है वहाँ पर करवाना चाहिए। रख रखाव संबंधी चीज़ों का क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए, और यदि आवश्यकता पड़े तो नए भवनों का भी निर्माण करना चाहिए। अगला शिक्षा मित्रों, आचार्यों या अनुदेशकों हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थियों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति करना था, उनके कर्मठ अध्यापकों को क्या करना, पुरस्कार करना चाहिए। जो अपने कार्य के प्रति लगन हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, उनको क्या करना चाहिए, ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए जो अपने कार्य के प्रति क्या होते हैं, लगनशील रहते हैं, अच्छा अपना योगदान देते हैं शिक्षण प्रणाली में। तो ऐसे शिक्षक